वेलकम टू मोदी बीकॉम क्लब। आज हम एनवायरनमेंट साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट साइंस है वो पढ़ेंगे। ये DO SOL बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स, BA ऑनर्स, इको BA ऑनर्स और पॉल.साइंस ऑनर्स, BA ऑनर्स इंग्लिश, ये इन सारे में कोर्सेज में सेमेस्टर 1 में आता है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो आइए इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है एनवायरनमेंट, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल एजुकेशन, डिफरेंस बिटवीन एनवायरमेंटल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडी, मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन एनवायरमेंटलिज्म और कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो फर्स्ट जानते हैं कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट डेफिनेशन है एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच सराउंड अस, मतलब जो भी हमारे आसपास है वो सब एनवायरनमेंट है। और इसकी एक और डेफिनेशन दी गई है, ऑल लिविंग बीइंग और बायोटिक कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग बीइंग और ए बायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट इन नेचर फॉर्म एनवायरनमेंट। यानी कि बायोटिक कंपोनेंट और ए बायोटिक कंपोनेंट जो भी हमारे नेचर में प्रेजेंट है वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? ये सारे लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग। और ए बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, लाइक रॉक, सनलाइट, वाटर। नाउ एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग क्या है? एनवायरनमेंट इंक्लूड द वाटर, एयर एंड लैंड and the interrelationship which exist among and between water, air and land and human being and other living creature, plants, microorganism and property। यानी कि ये जो इन सब के बीच में जो एक रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप है, उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। बेसिकली 4 टाइप के कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के। एक है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर्स। फर्स्ट हम पढ़ते हैं लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथो एक वर्ड है जो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रॉक। तो बेसिकली जो आप लेफ्ट साइड में देखोगे एक डायग्राम अर्थ का, तो इसमें अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है, आउटर क्रस्ट, मिडल मेंटल एंड इनर कोर रीजन। जो आउटर क्रस्ट होता है यहाँ पे लिथोस्फीयर्स पाए जाते हैं। अब राइट में देखोगे तो इसका लिथोस्फीयर का डायग्राम दे रखा है। लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट विच रिप्रेजेंट द लैंड ऑफ मार्स प्लैनेट। यानी कि जो भी अर्थ का सबसे आउटर वाला हिस्सा है वो लिथोस्फीयर कहलाता है। इसमें क्या क्या आता है? रॉक्स, सॉइल, सेडिमेंट्स एंड मिनरल्स। नेक्स्ट, हाइड्रोस्फीयर्स। हाइड्रोस्फीयर्स क्या होता है? हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। तो हाइड्रोस्फीयर रिप्रेजेंट वाटर मासेस ऑन प्लैनेट प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। यानी कि पानी के जो भी सॉलिड में हो चाहे लिक्विड में हो, गैसेस में जो भी प्रेजेंट है अर्थ में, वो हाइड्रोस्फीयर्स में। सॉलिड में हो गया लाइक ग्लेशियर, लिक्विड में हो गए सी, और गैसेस यानी कि क्लाउड हो गए। हाइड्रोस्फीयर्स कवर ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ अ टोटल सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि जो हाइड्रोस्फीयर है वो 3/4 कवर करता है। अगर आप एक डायग्राम देखोगे तो उसमें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का दे रखा है कि अर्थ में कैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमारे पास जो 97.5% टोटल अर्थ में है वो सॉल्ट वाटर है, और बाकी जो बचा 2.5% ये ही सिर्फ हमारे पास फ्रेश वाटर जो कि हम यूज़ करते हैं पीने के लिए। अब जो 2.5% फ्रेश वाटर है इसमें टोटल 6.9% आइस की फॉर्म में प्रेजेंट है, और ग्राउंड वाटर इसमें 30.1% है, और बाकी जो बचा 0.04% ये जो सरफेस वाटर है रिवर, लेक्स और सॉइल मॉइस्चर के रूप में प्रेजेंट है। नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर मतलब वेपर्स, द थिन शीट ऑफ गैसियस
मिक्सचर विच एनवलप द प्लैनेट अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी कि जो भी गैसेस है अर्थ के अराउंड जो एक पूरा एनवलप कवर कर लेती है अर्थ को, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट, 4 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसकी 4 लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। फर्स्ट है टोरोस्फेयर, द लार्जेस्ट परसेंट ऑफ द एयर मास इज फाउंड इन दिस। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एयर मास का पाया जाता है। और द अपर लेयर फ्रॉम हॉरिजॉन कॉल्ड टोरोस्फेयर। जो हॉरिजॉन होते हैं जहाँ पे स्काई और लैंड मीट करते हैं उसको हॉरिजॉन कहते हैं। और जो उसकी जस्ट ऊपर वाली लेयर होती है उसको टोरोस्फेयर्स कहते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेटोस्फेयर्स। ये क्या होती है? द ओजोन लेयर इज फाउंड इन। जो ओजोन लेयर होती है, सबने सुना होगा ओजोन लेयर के बारे में, वो स्ट्रेटोस्फेयर्स में पाई जाती है। द अबव लेयर ऑफ टोरोस्फेयर्स इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। तो जो टोरोस्फेयर्स के ऊपर वाली लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। नेक्स्ट, मीजोस्फेयर। Very low air density and important chemical species like oxygen and nitrogen are found in this region. तो इसके आइंस जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ये केमिकल यहाँ पे पाए जाते हैं। और द अबव लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसके ऊपर वाली लेयर मेसोस्फेयर कहलाती है। लास्ट इस स्ट्रेटोस्फेयर, ये सबसे ऊपर की लेयर होती है। द ओरास किसको कहते हैं? स्पेस लाइट को। अकर इन दिस रीजन। तो इस रीजन में क्या होता है? स्पेस लाइट दिखती है। जो मेसोस्फीयर है उससे ऊपर वाली लेयर को हम थर्मोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट, बायोस्फीयर्स। बायोस्फीयर्स क्या होता है? बायो मतलब होता है लाइफ। द बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ऑल इकोसिस्टम। मतलब कि जहाँ एटमॉस्फेयर भी हो, लिथोस्फीयर भी हो, हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों को कंबाइन करके बायोस्फीयर्स कहलाया जाता है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल एजुकेशन। अब एनवायरमेंटल एजुकेशन की ज़रूरत कैसे पड़ी इस पर डिस्कस करते हैं। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर ग्लोबल कंसर्न वाज रेज्ड टू मेक अ पीपल एनवायरमेंट फ्रेंडली। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके बाद काफ़ी कंट्रीज़ में रिस्ट्रिक्शन हुई थी और एनवायरमेंट को बहुत हार्म पड़ा था। तो उसके बाद क्या हुआ? सभी कंट्रीज़ ने सोचा कि एवरी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो 1971 में बाय यूनेस्को सेपरेट कोर्स फॉर द एनवायरनमेंट एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश, कॉमनली कॉल्ड एनवायरनमेंट साइंस और एनवायरनमेंट स्टडी। तो ये यूनेस्को ने 1971 में एनवायरनमेंट साइंस और एनवायरनमेंट स्टडी का कोर्स निकाला। द एनवायरनमेंट एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्या? इसके ऑब्जेक्टिव थे अवेयरनेस फैलाना, नॉलेज देना, लोगों का एटीट्यूड चेंज करना एनवायरनमेंट के प्रति, उनको स्किल्स डेवलप करना सो दैट वो एनवायरनमेंट को बचा पाएँ, और पार्टिसिपेशन, लोग पार्टिसिपेट कर सकते। तो ये तो बात हो गई ग्लोबल लेवल पे एजुकेशन। अब बात करते हैं हमारे इंडिया में। तो इन 1991 Honorable Supreme Court of the India gave the historical ruling to implement the compulsory environmental education at O level for the streams एट अंडर ग्रेजुएट लेवल इन इंडियन यूनिवर्सिटी। तो 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उसने बोला कि हर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इन्वायरमेंटल की एजुकेशन कंपलसरी कर दी जाएगी। इसीलिए हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ये कोर्स पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट एजुकेशन। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल स्टडी और एनवायरमेंटल साइंस में डिफरेंस क्या होता है? दोनों सिमिलर लगती हैं बट दोनों में डिफरेंस है। ओके, लेट्स पढ़ते हैं आगे। इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी मीन्स द इंट्रैक्शन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट और डिसिप्लिन्स दैट स्टडी इन वेरियस डायमेंशन। तो एनवायरमेंट स्टडी में क्या होता है? बहुत सारे सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन्स की स्टडी की जाती है एनवायरमेंटल को समझने के लिए। तो और इन्वायरमेंटल साइंस में क्या होता है? एनवायरमेंटल साइंस में क्या होता है? इट्स स्ट्रिक्टली डील विद द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। बेसिकली इसमें सिर्फ साइंटिफिक वे देखे जाता है कि इन्वायरमेंटल को समझना है, सिर्फ साइंस की इसमें हेल्प ली जाती है। और बाकी स्टडी में तो हर सब्जेक्ट और हर डिसिप्लिन की हेल्प ली जाती है सो दैट हम इन्वायरमेंट को अच्छे से समझ सकें। ओके, सेकेंड पॉइंट, it focus on the interaction between human and natural system and connection between science and policy। environmental study जो
फोकस करता है ह्यूमन और नेचर का आपस में क्या कनेक्शन है, और द कनेक्शन बिटवीन साइंस एंड पॉलिसी, और जो साइंस है और जो पॉलिसी है बनाई हुई है उसमें क्या कनेक्शन है। और एनवायरनमेंट साइंस क्या करता है, ये फोकस करता है स्टडी ऑफ नेचुरल सिस्टम एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव पीपल, कि हम कैसे साइंस में स्टडी कर सकें और अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकें बेसिकली। अब एग्जांपल है स्टडी ऑन द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये हो गया एग्जांपल एनवायरनमेंट स्टडी का। एनवायरनमेंट साइंस का एग्जाम्पल क्या है, स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी। अभी हमने पढ़ा था एनवायरमेंट स्टडी मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि डिसिप्लिन होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। Disciplinary means interaction of various subject or disciplines. Okay, the study of environment is very complex. To understand deeply, needs to consider a various subject or discipline given below. Environment बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको समझने के लिए काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स और भी स्टडी करने पड़ते हैं सो दैट एनवायरनमेंट को अच्छे से हम समझ सकें। ओके, ये सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, लाइक लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, अर्थ साइंस, जियोलॉजी, जियोग्राफी, जियोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा। केमिकल साइंस होती है, ऑन्टोलॉजी, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, लॉ एंड लीगल एस्पेक्ट, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर मॉडलिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट स्टडी। अब एनवायरनमेंट स्टडी का स्कोप क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। Student may opt for the subject or make a professional career in environment study or environment science. The experts and the professional of the subject are required and recruit in various sector. तो students इसको पढ़ सकते हैं और एज अ सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं, इसमें करियर भी बना सकते हैं और आगे इसमें जाके प्रोफेशनली काम भी कर सकते हैं। Academics, many dedicated institute like WII देहरादून, FRI देहरादून, IIFM भोपाल, ये सारे क्या करें, कोर्स बना रहे हैं एनवायरनमेंट स्टडीज़ के लिए। R&D में भी यूज़ होता है। R&D, द एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल कैन परफॉर्म द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी वो उसमें R&D कर सकते हैं। इंडस्ट्री में कैसा होता है, द लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री हैव बीन रिक्रूटिंग एनवायरमेंटल इंजीनियर, साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट। तो इंडस्ट्री में भी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हर किसी को अब एनवायरमेंट, गवर्नमेंट फोकस करते हैं कि एनवायरमेंट को बचाना है, इसलिए इंडस्ट्री में भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज, मिनिस्ट्री और एजेंसीज भी, एनवायरमेंट एजेंसी फ्रिक्वेंटली क्रिएटेड अ वैकेंसी फॉर, इवन अब गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट भी अपने यहाँ पे भी वैकेंसी निकाल रही है उनके लिए, सो दैट वो कि गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे भी ये लोग वर्क कर सके। NGOs and consultancy, most of NGOs and consultancies are old and have experienced workforce, तो इनके पास वर्कफोर्स है काफ़ी। और ग्रीन जर्नलिज्म, ये एक न्यू चीज़ है कि पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट के ऊपर जर्नलिज्म के थ्रू, यानी कि न्यूज़ रिपोर्टिंग के थ्रू अवेयरनेस फैलाना। ओके, नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन एनवायरमेंटलिज्म। तो अभी तक स्टार्टिंग से लेके अभी तक एंड तक ये कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं जो हुई हैं पूरे वर्ल्ड में और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है सब। फर्स्ट देखते हैं 1962 में साइलेंट स्प्रिंग बाय रिचर्ड कार्सन, एक ये बुक लिखी गई थी जिसमें बुक ऑन एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इन यूएस। तो जो उस टाइम यूएस में केमिकल और फर्टिलाइजर्स का काफ़ी यूज़ हो रहा था, उसके ऊपर एक फर्स्ट बुक निकाली गई थी 1962 में। देन 1971 में रामसर एक जगह है, वहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था जो कि 2 फरवरी 1971 में हुआ था। इसका एम था कि टू कंजर्व वेटलैंड ग्लोबली, तो जो वेटलैंड है हमारा उसको बचा सके। नेक्स्ट 1972, ये इम्पॉर्टेंट है,
1972 UN Conference on Human Environment at Stockholm, 5th June to 16th June। स्टॉकहोम एक जगह है यूरोप में, वहाँ पे यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में। और उस दिन 5 जून 1972 को ये सबने मिलकर डिसाइड किया था कि इस दिन को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाएगा पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट 1973 प्रोजेक्ट टाइगर साइट्स, ये इंडिया में हुआ था। द इंडिया स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973 टू सेव द नेशनल एनिमल्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जितने भी नेशनल एनिमल हैं उनको सेव करने के लिए एक ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1973 में। नेक्स्ट 1979 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर इन पेनिनसुला ड्यू टू द कूलिंग malfunction एक्सीडेंट हैपन। एक ये यूएस के पास एक रीजन है, वहाँ पे क्या हुआ था, एक न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट की वजह से कोई घटना हो गई थी जिससे रेडिएशन फैल गया था। देन 1984, ये हम सबको पता होगा, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसमें काफ़ी लोग मर गए थे। इवन उसके सर्कमस्टांसेस आज भी लोग भुगत रहे हैं भोपाल में। वहाँ पे गैस लीक हो गई थी रात के टाइम, उस वजह से काफ़ी लोगों की जान भी गई थी और अभी तक बीमारियाँ से भी लोग हैं। 1985 वियना कन्वेंशन ऑन ओजोन डिप्लेशन, 1985 पे हुआ था। ओजोन को बचाने के लिए एक वियना एक जगह है, वहाँ पे कन्वेंशन हुआ था। देन 1986 चर्नोबिल डिजास्टर एंड द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो 1986 में एक चर्नोबिल जगह है, ये उस टाइम यूएसएसआर में थी। वहाँ का जो न्यूक्लियर था वहाँ पे उसके रिएक्टर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वहाँ पे रेडिएशन फैल गया था। और उसी साल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया। 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड ब्रेटन कमीशन। 1987 में क्या हुआ था, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट आवर कॉमन फीचर इन 1980। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट आया था 1987 में। देन 1989 IPCC टू फॉर्मुलेट द फ्रेमवर्क ऑफ कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए 1989 में IPCC हुआ था। देन 1992 अर्थ समिट एट रियो द जेनेरियो। तो 1992 में एजेंडा 21 वाज अडॉप्टेड एट अर्थ समिट एंड रियो द जेनेरो इन 1992। एक रियो द जेनेरियो में एक समिट हुआ था 1992 में। देन उसके बाद हुआ था 1992 में सेम ईयर में UNFCCC, UNCBD एंड UNOGD, UN ट्रायो सिस्टर कन्वेंशन। ये जो 3 सिस्टर हैं UN की, इन्होंने एक कन्वेंशन साइन किया था 1992 में। नेक्स्ट 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। इन 1997 क्योटो एक जगह है, क्योटो प्रोटोकॉल वाज साइन टू कर्ब इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो 1997 में ये एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था कि ग्रीन हाउस जो गैसेज है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। एंड 2002 अर्थ समिट आर रियो +10 एट जोहान्सबर्ग। द वर्ल्ड समिट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो +10 वॉज कंडक्टेड इन जोहान्सबर्ग, एक अफ्रीका में जगह है, वहाँ पे एक समिट हुई थी। देन 2015 इंटरनेशनल सोलर अलायंस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक द इनिशिएटिव टू फॉर्म द इंटरनेशनल सोलर अलायंस 30 नवंबर 2015 हेडक्वार्टर एट गुरुग्राम। तो ये गुरुग्राम, हरियाणा की गुरुग्राम में एक हुआ था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस हब बनाया गया है। देन उसके बाद 2020
ये लास्ट है जो कि अभी 2020 में सबमिट हुई है। नेक्स्ट, ओके, नाउ डिस्कस करते हैं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है होल्ड अप। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म आइडिया दैट मीन्स द मेकिंग द एंटायर वर्ल्ड सस्टेनेबल। मतलब एक लॉन्ग पॉलिसी बनाना सो दैट चीज़ें बची रहे, पकड़ी रहें, होल्ड अप रहें, उन रिसोर्सेज पे होल्ड रहें, ख़त्म ना हो कोई रिसोर्सेज। 1980 में द वर्ल्ड स्टार्टेड फाइंडिंग द मिडल पाथ सो दैट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बी परस्यूड विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। तो 1980 में ये चीज़ डिस्कस की गई कि हम कोई कुछ ऐसा वे निकालें जिससे हम जो रिसोर्सेज हैं उनको लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकें और उससे हमारी ग्रोथ भी हो कंट्री की और इतना हार्म भी ना पहुँचे। 1983 यूएन एस्टैब्लिश वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED अंडर द चेयरपर्सन ऑफ जियो हेल्ड्रम ब्रटलैंड फॉर्मर पी ऑफ नॉर्वे। तो एक कमीशन बनाई गई थी WECD 1983 में, और 1987 द टास्क ऑफ द कमीशन वाज टू फॉर्मुलेट द ग्लोबल एजेंडा फॉर चेंज। तो ये जो कमीशन बनाई थी इसका टास्क था कि ग्लोबल एजेंडा एक बनाना। दिस कमीशन सबमिटेड द रिपोर्ट एंड टाइटल विच गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऐसे जाके 1987 में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सामने आया। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप समझते हैं क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली इसकी जो 3 पिलर हैं, एनवायरनमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक को, मतलब रिसोर्सेज को हम ऐसे यूज़ करें कि इनका आने वाली जनरेशन भी यूज़ कर सके और अभी करंट जनरेशन भी यूज़ कर सके और डेवलपमेंट भी हो। ये होता है बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, फर्स्ट हम पढ़ते हैं सोशल इट फोकस ऑन द नीड टू पुट पीपल फर्स्ट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि लोगों को सबसे पहले रखना डेवलपमेंट में। तो इसके गोल क्या होते हैं? गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गुड क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन लोगों को प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल में क्या आता है? इट मीन्स वी शुड कंजर्व एनवायरमेंटल गुड्स एंड सर्विस इन सस्टेनेबल मैनर, मतलब अच्छे से यूज़ कर सकें सो दैट आगे आने वाले टाइम पे भी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। इसमें क्या है गोल? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर। ओके, नेक्स्ट, इकोनॉमिक में क्या है? इट मीन्स द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बेनिफिट शुड बी अर्न फ्रॉम द रिसोर्स विदाउट कॉजिंग हार्म टू एनवायरनमेंट। इकोनॉमी को कैसे इसमें इफेक्ट करता है? इसकी जो गोल है वो है नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी। इससे हम अपनी इकोनॉमिक बढ़ा सकते हैं। The report defines sustainable development, the development that meets the needs of present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. बेसिकली यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। आज के टाइम हम जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो आने ऐसे यूज़ करें कि वो आने वाले टाइम पे फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर सकें। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये सारे गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं जो कि 2030 के एजेंडा में है। इट वाज अडॉप्टेड बाय यूएन स्टेट मेंबर इन 2005। ये 2015 में जो हमने अभी पीछे पढ़ा था वहाँ पे ये लोग ये सभी कंट्रीज़ एग्री हुई थी इन गोल्स के लिए कि हम 2030 तक ये सारे गोल अचीव कर पाएंगे। ऑल द डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैव बीन कॉल्ड टू अचीव द गोल्स बाय ग्लोबल पार्टनरशिप, यानी कि सारे मिलजुल कर ये सारे 17 गोल्स एंड जिसमें से क्या है? नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन एंड वाटर सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, decent work, economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and communities,
रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लीन एक्शन, लाइफ बिलो वाटर यानी कि मरीन, और लाइफ ऑन लैंड, पीस एंड जस्टिस एंड इंस्टीट्यूशन, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हैव अ नाइस डे।